नमस्कार, मैं बाल मुकुंद तिवारी आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इस चैनल पे बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ एक नज़र डाल लेते हैं कि हर एक 3 सिलेक्शन जो भी यूपीएससी में हो रहा है उनमें से एक जो है वह आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। जुलाई का जो एक्सटेंशन ऑफर आया है वह वापस से चल रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 2 महीने फ्री, 18 महीने का लेते हैं तो उस पर 4 महीने, तथा 2 साल या 3 साल का लेते हैं तो उस पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वह फ्री किया जाएगा। अनअकैडमी का अभ्यर्थी से अधिकारी तक का जो सफ़र है, अगर आप पूरे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हुए लास्ट में फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो जो भी आपने फीस अनअकैडमी पे जमा की होगी वह पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। एनुअल प्राइस हाइक जल्द ही अनअकैडमी की फीस में हाइक होने वाली है। इससे पहले कि वह हाइक हो, आप जल्दी से जल्दी ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। प्रतिज्ञा बैच आईएएस 2024 के लिए सीधा मुखर्जी नगर से लाइव है। यह 10 जुलाई से लाइव होगा और आप इसे देख सकते हैं अपने घर बैठे हुए ही। इसके लिए मात्र आपको क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन ले लेना है। यह आरंभ बैच है हमारा, और ये आपका अगर फीस वगैरह को लेकर के कोई भी आपको अगर इशू फेस करने को आ रहा है तो आप 0% ईएमआई पे फीस को ले सकते हैं। ये हमारा जून का ऑप्शनल कार्निवल। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट जो है यह 9 जुलाई को 11 बजे से शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 60 मिनट में करने रहेंगे। और अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। तो हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो मेन चीज़ है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन ड्रग मेकर्स यानी ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वह आजकल शक के नज़र में है। दे आर अंडर स्क्रूटनी और अंडर द लेंस। बात क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके क्या प्रभाव रहेंगे हमारे भारत के ऊपर, इसको भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोविड का समय चल रहा था तो कोविड के समय में हमने यह देखा था कि भारत की जो हेल्थ सेक्टर था उसने बड़ा अहम योगदान अपना निभाया था उस समय की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक, लेकिन हेल्थ सेक्टर के साथ साथ यानी कि जो नर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस इमरजेंसी के भी समय में भारत ने काफ़ी अच्छा, इन लोगों का नाम भी हुआ कि हाँ हेल्थ सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया था उस आपदा से निपटने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिला था कि भारत की जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी थी यानी कि द कंपनी हु आर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स, उन्हें भी काफ़ी लाइमलाइट मिली, उन्हें भी काफ़ी प्रोत्साहित किया गया कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह बनाने में हमारे यहाँ कितने कम समय में वैक्सीन्स बन गई थी। साथ ही साथ इंडियन फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है जो भारत में दवाइयाँ बनाती हैं वह इसलिए भी जानी जाती हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत कम पैसे में अच्छी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर देते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो इनके इस इमेज के ऊपर, जो इनकी एक इज्जत है उसके ऊपर, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, इसको कहीं ना कहीं शक के घेरे में ला रही है। और उसका कारण क्या है कि उसका कारण है कि भारत की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स, यानी वह दूषित दवाइयां बना रही हैं, ऐसी दवाइयां जो कि स्टैंडर्ड से बहुत कम है। और खास करके ये आरोप वे देश लगा रहे हैं जो कि अफ्रीका में है, और साथ ही साथ भारत में काफी मात्रा में इन देशों में क्या किया जाता है कि भारत से दवाइयां जो हैं वह एक्सपोर्ट की जाती हैं। जैसे हम बात करें तो नाइजीरिया ने सबसे पहले यह
क्वेश्चन उठाया था कि उनके यहाँ जो ओरल ड्रग्स मतलब होती हैं वह दवाइयां जो कि आदमी पानी के साथ मुंह से लेता है, ठीक, कि तो नाइजीरिया ने ये क्वेश्चन उठाया कि जो भी ओरल ड्रग्स भारत से नाइजीरिया में आ रही हैं यह बहुत ही ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड हैं और दूषित हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। नाइजीरिया के बाद क्या होता है कि हमें यह देखने को मिलता है कि कैमरून जो है वह यह बताता है कि भारत से जो कैमरून में कफ सिरप, यानी जो कफ सिरप हम लोग पिया करते हैं गला खराब होता है तो उस समय, तो ये जो कफ सिरप कैमरून में भारत से जा रहा है वह कॉन्टेमिनेटेड है और उसकी वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों की जान वहां पर चली गई। कैमरून के बाद से श्रीलंका ने भी क्या किया कि श्रीलंका ने 2 ओरल ड्रग्स को अपने यहां पर बैन कर दिया कि ये श्रीलंका में हम लोग नहीं लेंगे। स्टोरी यहां भी समाप्त नहीं होती है। गैम्बिया क्या करता है कि उसने कहा कि जो 1 जुलाई के बाद से जो भी दवाइयां भारत से गैम्बिया में आएंगी हम उसकी सख्त स्क्रूटनी कराएंगे, हम उसका प्रॉपर जांच करवाएंगे, तब उन्हें अपने देश में मंगवाएंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इन दवाइयों की और खास करके कफ सिरप्स के बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप्स को भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वह एक्सपोर्ट कर रही हैं और वे दवाइयां इन देशों में जाकर के यहाँ के छोटे बच्चों के ऊपर एक गलत प्रभाव डाल रही हैं। काफी केसेस में हमें यह देखने को मिल रहा है कि बच्चों की मौत भी हो जा रही है। तो अब भाई ठीक है, चलिए ये सारी बातें तो हो गई कि पर फिर क्या भारत ने कोई जांच कराई है? क्या भारत ने कोई जांच के आदेश दिए हैं? तो जैसे ही गैम्बिया ने यह रिपोर्ट दिया, गैम्बिया की तरफ से जैसे ही यह रिपोर्ट आती है कि उसके यहां पर 70 बच्चों की मृत्यु हो गई है उस कफ सिरप को पीने से, उसके बाद उज्बेकिस्तान भी कहता है कि उसके यहां एटलीस्ट 18 यानी कम से कम 18 बच्चों की मृत्यु हो गई उस कफ सिरप को कंज्यूम करने से। तो भारत की जो ड्रग का वॉच डॉग है, यानी ऐसी संस्था जो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर भारत में नजर रखती हैं, जिसे कि हम लोग सीडीएसओ कहते हैं, सीडीएसओ जो है इस कंपनी को, जिसका नाम है मेरियन बायोटेक, जिसने ये दवाइयां बना करके इन देशों में भेजी थी, इसके लाइसेंस को क्या किया? कैंसिल कर दिया। इसके लाइसेंस को सीडीएससीओ ने क्या किया, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने इस कंपनी के यानी मेरियन बायोटेक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। ये वही कंपनी है जो इन कफ सिरप को बना करके और गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में निर्यात किया करती थी, एक्सपोर्ट किया करती थी। ऐसा देखिए होता क्या है कि जो कफ सिरप होता है उसमें एक तो दवा होती है, ठीक है, जैसे जो दवा जो है जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, लेकिन उस दवा के साथ साथ उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है वह सॉल्यूट होता है। जैसे अगर हम 1 गिलास शरबत लेते हैं तो उसमें पानी जो है वह सॉल्वेंट है और चीनी जो है वह सॉल्यूट है। यहां पर क्या होता है, जब हम कफ सिरप को लेते हैं तो हम देखते हैं क्या कि उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर दवाई को मिलाया गया होता है वह होता है सॉल्वेंट। तो अमूमन ज्यादातर दवाई की जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वह उन सॉल्वेंट की जगह पर ग्लिसरीन का यूज करते हैं, मतलब ग्लिसरीन को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए यानी खर्चा बचाने के लिए वे क्या करती हैं कि वे डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जिसे कि डीईजी कहा जाता है, या इथिलीन ग्लाइकोल, इसका प्रयोग करती हैं दवाइयों में, यानी कफ सिरप के अंदर सॉल्वेंट के रूप में। और ऐसा कहा जाता है कि इथिलीन ग्लाइकोल जो है या डीईजी जो है आपका, ये अगर एक मात्रा से अधिक हो जाए तो वह जहरीला हो सकता है। लेकिन कॉस्ट को कम करने के लिए, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में लागत को कम करने के लिए, ये मेरियन बायोटेक ने क्या किया था कि जो कफ सिरप उसने गैम्बिया और उज्बेकिस्तान को भेजा था उसमें उसने भारी मात्रा में डीईजी का प्रयोग कर दिया, जो कि बच्चों के लिए पॉइजनस यानी जहरीला साबित हो गया। इन सारी घटनाओं को देख करके सीडीएससीओ ने क्या किया, इस कंपनी का, मेरियन बायोटेक का क्या किया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लेकिन कमाल की बात जो है वह यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
यानी परिवार कल्याण मंत्रालय से जब इस विषय पर पूछा गया कि जो जांच चल रही है उस पे क्या कहना है आपका, तो उधर से हमें कोई भी आंसर नहीं जानने को मिलता है। मतलब मंत्रालय जो है वह कोई भी मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वह कोई भी आंसर नहीं दे रही है इस पे। ठीक, तो अब क्या ऐसे कारण बने कि भारत की कंपनियों में, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनके ऊपर जो विश्वास है वह जनता का कम हुआ, इसका, या विदेशी जो भी मुल्क हैं उनका कम हुआ, इसका मेन कारण क्या था? तो हम इसको जानते हैं कि गैम्बिया ने, जब गैम्बिया के यहाँ बच्चों की मृत्यु होती है तो भाई अब वो एक गरीब देश है, लेकिन उसको इतने सस्ते दाम पर जो दवा है वह केवल भारत की ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे सकती थी। तो गैम्बिया ने क्या किया कि एक मुंबई की क्यूंट्रोल लेबोरेटरीज है, यह जो लैब होती है, यह क्या करती हैं कि ये कंपनीज वगैरह जो दवाइयां बना रही होती हैं उनके फैक्ट्रीज वगैरह पर जा करके, इंडस्ट्री वगैरह में जा करके, और क्वालिटी चेक वहां का करती हैं कि वहां पर जो दवाइयां बना रही हैं वह पूरे स्टैंडर्ड को नजर में रखते हुए बनाई जा रही हैं कि नहीं, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वह पूरे फुलफिल किए जा रहे हैं कि नहीं। तो ये ऑटोनॉमस जो लैब्स होती हैं, इनका काम एक तरीके का कहिए इंस्पेक्शन का होता है, यह बताना कि ये जो दवाई बना रहे हैं ये सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो उसी तरह से मुंबई की एक लैब है जिसका नाम है क्यूंट्रोल लैब्स, इसको गाम्बिया ने अपॉइंट किया कि आप जाइए और जा करके देखिए कि हमने जिस कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है भारत में दवाई कफ सिरप बनाने का, उसके यहाँ वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट है वह कंपनी उसको फॉलो कर रही है या नहीं दवा बनाने से पहले। अगर वह नहीं बना रही है, नहीं फॉलो कर रही है उस सारी चीजों को, तो हम उनकी दवाइयों को नहीं लेंगे। तो जब ये क्यूंट्रोल लैब्स जो हैं, यह जा करके, जब वहां पर जा करके और कंपनीज का जो भी प्रोसीजर था, जिस तरीके से वो दवाइयों का निर्माण कर रही थी, जब उसको वह चेक करते हैं, तो जो वहां की इस लैब की जो फाउंडर हैं या मालिक कहिए, रिद्धि जावेरी, उन्होंने क्या कहा कि जब हमने एक पैरासीटामोल ड्रग एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, देखो कभी भी ठंड वंड में जब गला खराब हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को लेते हैं। गले के इन्फेक्शन के लिए यह एजिथ्रोमाइसिन लिया जाता है ताकि उससे इन्फेक्शन में कमी आ जाए। तो ये देखा जाता है कि जब ये कंपनी जा करके उस इंडस्ट्री का या उस फैक्ट्री का चेक करती है, यह लैब जहां पर की दवाइयां बन रही होती हैं, तो यह क्या कहती हैं रिद्धि जावेरी कि जब हमने वहां के सैंपल को कलेक्ट किया, उस कंपनी ने, जो कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमने जब एजिथ्रोमाइसिन 500 का सैंपल कलेक्ट किया, तो कायदे से इसमें देखिए नाम में ही लिखा है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, मतलब 500 mg इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए। तो जब इस लैब ने इस सैंपल कलेक्ट किया और उसने जब एजिथ्रोमाइसिन 500 mg को चेक किया, तो आश्चर्यचकित रिजल्ट आए, वह यह आए कि जहां 500 mg एजिथ्रोमाइसिन होनी चाहिए थी, वहां पर उस सैंपल में केवल 20 mg यानी 20 mg एजिथ्रोमाइसिन थी, बाकी सब फर्जी चीजें। तो इस लेवल पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। इन सारी चीजों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि ऐसे देश जो कि हमारे यहां से दवाइयों का एक्सपोर्ट करते थे, अपने यहां इंपोर्ट करते थे, वे हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जो है वह हमारे ऊपर कम होता जा रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है फार्मास्यूटिकल की, उसके ऊपर कम होता दिख रहा है। ठीक, अब क्या है कि वाई आर रेगुलेटर्स फेलिंग टू टेक एक्शंस अगेंस्ट फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस? क्यों ऐसे लोग जिनके पास की ये सुविधा दी गई है कि आप इस प्रकार की जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो कि गलत तरीके से दवाइयों को बना रही हैं, ये लोग क्यों नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं? तो अगर हम बात करें तो यह ऐसा नहीं है कि ये जो कमियां, जो कॉन्टेमिनेशन जो है, वो हमें केवल उन दवाइयों में देखने को मिले जो कि भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जा रही हो।
कई बार ऐसा भी हुआ है, अगर मैं बात करूं तो भारत में 1972 के बाद, 1972 के बाद से हमें यह देखने को मिलता है कि 5 ऐसे मेजर, मतलब केवल यह एक्सपोर्ट तक ही नहीं है सीमित, निर्यात तक ही नहीं, भारत में भी जो दवाइयां बन रही हैं वह कई सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं दवाई बनाने वाली जो कि गलत तरीके से और गलत दवाइयां बना रही हैं। मसलन अगर हम बात करें तो 1972 के बाद से 84 बच्चों की मृत्यु हुई है। ऐसे 5 केसेस आए हैं जिसमें कि 84 बच्चों की मृत्यु हुई है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यही है कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा हो गई है कफ सिरप के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के बाहर ही ये सारी चीजें हो रही हैं या उन देशों की ही दवाइयों में गड़बड़ी है। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो भारत में भी चल रही हैं, सर्कुलेशन में है, जिनके अंदर की प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल है उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मसलन एक एग्जांपल हम लेंगे, जम्मू में क्या हुआ कि एक दवाई की कंपनी जो थी, वह नाम नहीं लूंगा उसका, जब उस दवाई की कंपनी जो थी उसके ऊपर ये जांच बैठी कि ये लोग गलत तरीके से दवाई बना रहे हैं, पूरे नियम और कानून का फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वे गलत तरीके से कहिए कि लिप्त हैं, और जो दवाइयां बना रहे हैं वो बिलो स्टैंडर्ड की बना रहे हैं। जैसा कि मैंने वो एजिथ्रोमाइसिन वाला हम लोगों ने केस देखा कि जहां 500 होना था वहां वो लोग 20, उसी प्रकार की प्रैक्टिस जो थी यह जम्मू में हमें देखने को मिली कि एक दवाई की कंपनी जो थी वो कर रही थी। फिर क्या होता है, तो हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, HPDCA, ये उनके ऊपर जांच करते हैं और मैटर को लेकर के कोर्ट में आते हैं। अब अगर कायदे से देखा जाए तो इस प्रकार के केस जिसमें कि किसी की जान तक चली जा सकती है, इस प्रकार के केस जो कि भारत में अभी तक देखा जाए तो 84 बच्चों की जान चली गई है इस कारण से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर दवाई कंपनी के खिलाफ हमें एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, उनके ऊपर क्राइम कि दैट इज लाइक अ क्राइम, आपको कोर्ट में हम क्रिमिनल केस के अंदर घसीटेंगे। इस प्रकार की हमें क्या करना चाहिए कि उनके खिलाफ जांच करानी चाहिए। लेकिन यहां क्या देखने को मिला कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है और CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग, जो हमारा नेशनल वॉच डॉग है, वॉच डॉग कहते हैं उसे जो नजर रखता है, वॉच डॉग है, या फिर यहां पर इस केस में देखा जाए तो HPDCA यानी हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तीनों अपने कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को एक के सर से दूसरे के सर पे ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक, तो सबसे बड़ा है कि क्यों नहीं कोई हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई सामने आकर के और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। स्टेट जो है, जो हिमाचल प्रदेश DCA है, यह क्या करेगा, यह तो स्टेट का है, राज्य सरकार के अंदर आता है, ये केंद्र के ऊपर रेगुलेशन आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, केंद्र जो है वह इनके ऊपर कर रहा है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के ही बकेट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये दोनों जिम्मेदारी से, ये तीनों यानी CDSO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और HPDCA, ये तीनों जो हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे के सर पे डाल दे रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन इन लोगों का या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है जो लोग गलत दवाइयां बना रहे हों। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा जानकारी की जो बात हमें लेनी है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो कॉन्वोल्यूटेड ड्रग रेगुलेटरी लॉ है, मतलब ड्रग को किस प्रकार से रेगुलेट करना है, इसके लिए जो नियम है, उसके तहत जो केंद्र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंपोर्ट करना और अप्रूव करना नई दवाओं को, कि नई दवाएं का इंपोर्ट करना यानी आयात करना और उसको अप्रूवल देना, यह काम होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है लाइसेंस प्रोवाइड करना, और वो लोग जो लोग गलत प्रैक्टिस में पाए गए हैं उनको सजा दिलाना, यह काम होता है किसका, यह काम है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये लोग आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वह इन लोगों के बीच में नहीं है। इस कारण से इतना डिले हो जाता है, इतना लेट हो जाता है कि हमें यह देखने को मिलता है कि कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जा पाता। ठीक, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
ठीक है। अब वाई आर फार्मा कंपनीज नॉट पनिश्ड, ऐसा क्यों हो रहा है कि इन कंपनीज को पनिश नहीं किया जा रहा? ठीक, तो हम जैसे हमने यहां पर क्या देखा था कि ये जो मेरियन बायोटेक है, इसका सीडीएससीओ ने क्या किया था कि लाइसेंस रद्द कर दिया था जब इसने सुना था कि उज्बेकिस्तान और गैम्बिया में 70 और 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो मेरियन बायोटेक का क्या हुआ था, लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन मात्र जो आपका लाइसेंस है उसको सस्पेंड करना या कैंसिल करना इसका सोल्यूशन नहीं है। वह क्यों नहीं है कि जिस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है वह नाम बदल के, अमूमन देखा गया है कि वे क्या करते हैं कि वे दूसरे के नाम, वह अपनी कंपनी का नाम बदल करके और दोबारा से लाइसेंस ले लेते हैं और फिर दोबारा वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे फॉल्टी दवाओं का, यानी खराब कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स का। तो केवल उनके लाइसेंस को सस्पेंड करना ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वे क्या करेंगे, सेम बिजनेस शुरू करेंगे विथ डिफरेंट नेम, वो दूसरे नाम से सेम बिजनेस वापस करने लगेंगे। हमें हार्डली कहीं ऐसा देखने को मिला है कि इस प्रकार की ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्टेमिनेटेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हमें या क्रिमिनल एक्शन देखने को मिला हो, नहीं मिलता है। उसका मेन सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसमें वही है कि अगर हम बात करें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 का, इसके अनुसार अगर इस प्रकार की कोई भी कंपनी जो इस तरीके के गलत कार्यों में लिप्त है, यानी एनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच इज इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स, तो उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको अगर इस प्रकार जांच में वे दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको क्रिमिनल, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाते हुए उन्हें उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान बनाए हुए हैं कि उन्हें उम्र कैद दे देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी केस को फाइल किया जाता है, केस को जब किसी कंपनी के खिलाफ केस को लगाया जाता है, केस को फाइल किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो केस है, जो कोर्ट में चल रहा है, उसकी गति एक घोंघे की गति के बराबर है। घोंघा मतलब वो जो हम लोग देखते हैं स्नेल, सुने इंग्लिश में कहा गया। तो कछुआ भी छोड़िए, जो केस है उसके जो मूव करने की जो रफ्तार है वह एक रेंग रही है, वो भी नाक के बल। तो इतनी ढीली इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कोर्ट के अंदर कि ये लोग अक्सर क्या होते हैं कि इनको पनिशमेंट नहीं मिल पाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आंध्र प्रदेश में 1999 से 2017 के बीच में टोटल 54 केस फाइल किए गए थे ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो कि गलत दवाइयां बना रही हैं। टोटल कितने, 54 केस, लेकिन उनमें से केवल 8 सॉल्व हो पाए। अब मतलब आप समझ लीजिए 1900 मतलब 18 साल के अंदर केवल 8 केस सॉल्व हुए, टोटल लगाए गए थे कितने, 54, 854। ठीक, तो ये तो स्थिति है। तो पहला कि क्यों नहीं पनिश हो पा रहे हैं, तो पहला तो फैक्टर ये है कि जो भी केस कोर्ट में जाता है वह इतना लंबा हो जाता है कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका खानदान खत्म हो जाएगा, उतने साल में भी उसका डिसीजन कोर्ट का नहीं आ पाता है। सब अपने जीवन को जी लेते हैं, तब भी कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आएगा। दूसरा रीजन क्या है, पहला तो ये हो गया कि कोर्ट में रफ्तार कम। दूसरा रीजन जो है वह यह बताया जाता है कि जो सीडीएससीओ है, यानी वह ऑर्गेनाइजेशन जो कि ड्रग्स के ऊपर नजर रखती है केंद्र सरकार द्वारा, उसके अंदर क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी है, खाली स्थान पड़े हुए हैं, नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स की, जिनका काम होता है कि इंडस्ट्रीज या ऐसी फैक्ट्रीज के यहां जाकर के और उनका इंस्पेक्शन करना। तो ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी है। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी है, कोर्ट में केस लंबित हो गया है, टाइम टेकिंग है, ये सारी चीजें जो हैं वह लूप होल का काम करती हैं, और ये जो फार्मा कंपनीज जो हैं ये क्या करती हैं, ये बच के निकल जाती हैं। कहीं कहीं आपको ये देखने लगेगा कि लाइसेंस कैंसिल हो गया तो दूसरे नाम से लाइसेंस बना करके और फिर वही काम फिर से शुरू है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से फार्मा कंपनीज जो हैं वह, माने फार्मा कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो दवाइयां बनाती हैं, उनको पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है। ठीक,
अब हमें आगे की दिशा क्या है, आगे का मतलब वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर भारत को अपनी भारत चूंकि भारत अपनी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, हमने बहुत सारे देशों को इतने कम दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराई हैं जो कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे इंजेक्शंस, ऐसे ऐसे दवाइयां जिनकी की कीमत 1-1 लाख रुपए में एक इंजेक्शन आते थे, उसे हम लोगों ने 500-600 रुपए तक पे बना दिया। तो ये जो रेपुटेशन है भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, इस पर जो चोट पहुंच रही है, इसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना होगा कि इस प्रकार की जो इलीगली एक्टिविटीज में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनका थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, रेगुलेशंस को और टाइट करना पड़ेगा, नियमों को और दृढ़ बनाना होगा, ताकि कोई भी कंपनी जो ड्रग बना रही है, जो दवाइयां बना रही हैं, जिसके थोड़े से केयरलेसनेस की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है, उनके ऊपर थोड़ा सा नकेल डालने की जरूरत है। तो इफ इंडिया वांट्स टू रिडीम इट्स रेपुटेशन, इट विल हैव टू टाइटन द स्क्रूज बाय इंश्योरिंग रोबस्ट फार्मा इंस्पेक्शन, यानी एक मजबूत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन होना चाहिए, एंड मेक श्योर दैट एनी स्लिप अप बाय मैन्युफैक्चरर्स इज रिपोर्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। मतलब वो आंध्र प्रदेश जैसा ना हो जाए कि 1999 में ही केस लगाया गया था और वो 2017 तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके तुरंत उनके खिलाफ रिपोर्ट की जानी चाहिए और उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन, मतलब उनको सजा दिलाने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो ये मेंस के अगर हम बात करें तो यूपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 2 में हेल्थ सेक्टर जो है उसका ये एक थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। हम इस पे एक ये क्वेश्चन ले सकते हैं कि क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज नोन टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन द फार्मा इंडस्ट्री। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, फार्मा उद्योग में अनुचित विपणन प्रथाओं के संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चंस है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सारी जो मैंने आपको थोड़ी बहुत न्यूज दी है, इसके साथ आप कुछ अपनी तरफ से भी अगर ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें एक आध केस डाल सकते हैं। तो इसको ये एक चूंकि हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो फिर यहां तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।